नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो दोस्तों, सफलता यूं ही नहीं मिल जाती, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी होती है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 4 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, क्लास में अंत तक बने रहें, और जो है क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा करें कि अंग्रेजों ने बंग भंग प्रोटेक्शन ऑफ बंगाल को निरस्त कर दिया था। ये कब निरस्त कर दिया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1911 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। क्यों जो है यहाँ पर इसके जो है कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे कौन थे? ये हमारे विशन नारायण थे। कौन थे? विशन नारायण जी जो है नारायण जी जो है ये हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों, 1911 के इस कांग्रेस के अधिवेशन में जो है हमारा पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था दोस्तों? राष्ट्रगान ये हमारा 1911 इसमें जो है हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। बात करते दोस्तों, इस राष्ट्रगान को लिखा किसने? तो दोस्तों, इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसको लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है इसको लिखा है। किसको? जो हमारा राष्ट्रगान है इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और बात करते हैं दोस्तों, इसको गाने की अवधि कितनी होती है? इसको गाने की अवधि होती है हमारी 52 सेकंड। कितनी होती है? इसको गाने की अवधि होती है हमारी 52 सेकंड। पूरा अगर इसको शॉर्ट में गाना चाहे तो 20 सेकंड में 20 सेकंड में जो है इसको हम शॉर्ट रूप से गा सकते हैं। 1911 ईस्वी की बात 1911 ईस्वी में हमारा जो भारत की राजधानी नई दिल्ली 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी नई दिल्ली रखने का प्रस्ताव किया गया था। और 1912 ईस्वी में हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली बन गई। कब बन गई? नई दिल्ली राजधानी कब बनी? ये हमारे 1912 ईस्वी में राजधानी हमारे देश की नई दिल्ली बन गई। और बात करते दोस्तों, यहाँ पर 1913 दिया हुआ है। 1913 ईस्वी में दोस्तों हमारी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? हमारी 1913 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, गदर पार्टी की बात करते हैं दोस्तों, लाला हरदयाल जी ने जो है हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। कौन थे? सोहन सिंह भाखना जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सैन फ्रांस कहाँ की गई थी दोस्तों? गदर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय और सोहन सिंह भाखना द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। कहाँ? फ्रांसिस्को में की गई थी। कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। गदर पार्टी के बारे में आप सभी को बता दिया है। और गदर पार्टी के द्वारा एक गदर समाचार पत्र जो है गदर पार्टी के द्वारा ये दोस्तों शुरू किया गया था। और यहाँ पर दिया दोस्तों 1900 जो है हमारा 5 दिया है। 1905 दिया है। तो यहाँ पर 1905 की बात करें तो इसमें जो है हमारा कौन सा अधिवेशन? इसमें कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था। कौन सा? बनारस अधिवेशन हुआ था। और इसके जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं इसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोस्तों, 1905 ईस्वी की बात करते हैं। दोस्तों, 1905 ईस्वी में हमारा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा हमारा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन ये हमारा 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। और बात करते हैं बंगाल विभाजन की डेट दोस्तों, इसमें कब रखी गई थी? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों इसकी बात करते हैं दोस्तों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हमारा कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था। दोस्तों, ये थी हमारी बात 1905 ईस्वी की। उसके बाद में हमारा ऑप्शन में दिया है ऑप्शन में हमारा दिया गया 1909 में हमारा कौन एक्ट आया था? 1909 में हमारा मार्ले मिंटो एक्ट आया था। कौन था? मार्ले मिंटो एक्ट आया था। दोस्तों, इसमें क्या था? इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन इसमें कहा गया था। सांप्रदायिक
किसकी बात हुई थी दोस्तों? इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, यानी जो है धर्म संप्रदाय के नाम पर मुस्लिम लोग मुस्लिम को वोट देंगे और हिंदू लोग हिंदू को वोट देंगे, ऐसी बात जो है मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में की बात की गई थी। कब? 1909 के में ये बात मार्ले मिंटो एक्ट में कही गई थी। दोस्तों ये थे हमारे तीनों ऑप्शन की जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा देखकर निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू हुआ था? दोस्तों कुटुंब न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। क्या हो जाएगा? 1984 ईस्वी में हमारा क्या लागू हुआ था? कुटुंब न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ था? 1984 ईस्वी में लागू हुआ था। दोस्तों 1948 की बात करें दोस्तों, 1948 में 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी जी की जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा, किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। गोडसे के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। कब की थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो गांधी जी के जन्म के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हमारा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। गांधी जी की देखो प्रमुख पुस्तक क्या है? इनकी पत्रिका क्या है? नवजीवन है हमारी। इंडियन ओपिनियन है। क्या है? इंडियन ओपिनियन है। क्या है? इंडियन ओपिनियन जो है ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक जो है पत्रिका कौन है? इंडियन ओपिनियन है, नवजीवन है, और जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दोस्तों किसकी पुस्तकें हैं? ये दोस्तों ये सारी हमारी किसके हैं? ये सब हमारी पुस्तकें हैं महात्मा गांधी जी की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और जो है एक जो है इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज। कौन थी? हिंद स्वराज ये किसकी पुस्तक थी दोस्तों? हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक थी। और यहाँ पर स्वराज शब्द यहाँ पर लिखा हुआ, तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? स्वराज शब्द का प्रथम का जो है इसका प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने जो है ये स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? ये हमारा दादा भाई नौरोजी जी ने जो है इसका प्रयोग किया था। दोस्तों ये थी हमारी इस क्वेश्चन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अंगूर की बेल एक उदाहरण है। अंगूर की बेल एक उदाहरण किसका उदाहरण है? तो दोस्तों अंगूर की बेल हमारी एक आरोही क्रम का उदाहरण किसका है? आरोही क्रम का उदाहरण है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर जैसे बात करते हैं दोस्तों जड़ी बूटी हर्ब के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं? जड़ी बूटी के अंतर्गत हमारी जैसे आ गई ये आ गया हमारा तुलसी का पौधा हो गया। क्या हो गया? तुलसी हो गया हमारा। इसके अंदर एलोवेरा हो गया। ये सारी हमारी क्या है? औषधियाँ हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा भारतीय प्राचीन में व्यापारिक काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? जो व्यापारिक काफिलों का नेता होता है, जो व्यापारी उसके अंडर में सारे व्यापारी काम करते थे, जिसके अंडर में काम करते, उसे क्या कहता था? उसे सार्थवाह कहा जाता था। क्या कहता? उसे सार्थवाह के नाम से हम लोग जानते थे। उसके बाद में बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा देख रहा है सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में की स्थापना की गई थी। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये हमारी विलियम जोन्स जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों यहाँ पर दिया गया विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना हमारी की गई थी वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? वेलेजली के द्वारा। वेलेजली के द्वारा जो है विलियम फोर्ट की स्थापना की गई थी। दोस्तों वेलेजली की बात करते हैं दोस्तों। वेलेजी जो ये था जिसने जो है सहायक संधि को इसने बहुत ही इसी के शासनकाल में सहायक संधि बहुत ही तीव्र चली थी। सहायक संधि इसी के शासनकाल में सर्वाधिक विकास सहायक संधि का हुआ था। सहायक संधि की बात करते हैं दोस्तों। हैदराबाद रियासत जो थी हैदराबाद रियासत को जो है इसने 1798 में कब किया था? 1798 में सहायक संधि के रूप में जो है हैदराबाद को सबसे पहले इसने अपने आप में मिला लिया था।
और दोस्तों बात करते हैं ये हमारी विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना इसने कब की थी। तो वेलेस्ली ने जो है विलियम फोर्ट की स्थापना कब की थी, ये हमारे 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा दोस्तों दिया गया है। कलकत्ता मदरसा की बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, ये हमारा स्थित है कोलकाता में। कहाँ स्थित है, कोलकाता में कलकत्ता मदरसा स्थित है। कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। दोस्तों इसकी बात करते हैं, इसका दोस्तों निर्माण किसने कराया था। दोस्तों कोलकाता मदरसा का निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण हमारा वारेन हेस्टिंग ने कराया था। किसने कराया था, वारेन हेस्टिंग ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था, वारेन हेस्टिंग ने इसका जो है निर्माण कराया था। किसका जो है कलकत्ता मदरसा का निर्माण जो है किसने करवाया था, वारेन हेस्टिंग ने करवाया था। कब करवाया था, 1781 इसमें किया था। कब किया था, 1781 इसमें किया गया था। दोस्तों वारेन हेस्टिंग की बात आई। दोस्तों वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, ये हमारा वारेन हेस्टिंग था। और यदि पूछ लेता बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो हमारा क्लाइव था। कौन था, क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हमारा वारेन हेस्टिंग था। और भारत का पूछ लेता है, भारत का कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों ये हमारा विलियम बेंटिक था। कौन था, विलियम बेंटिक था। कौन था, विलियम बेंटिक था। कौन था, विलियम बेंटिक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये हमारा कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था। कौन था, कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था, कैनिंग था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ऑप्शन फोर्थ में, तो जो है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, ये हमारे जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। बनारस जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा जोनाथन डंकन जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, ये 1791 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा, ये बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 ईस्वी में की गई थी। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर 2019 में मुंबई इंडियंस IPL क्रिकेट टीम के निम्नलिखित में से कोच कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला जयवर्धने। दोस्तों IPL 2023 का विजेता टीम कौन रहा है, 2023 की विजेता टीम तो दोस्तों हमारी कौन है, ये हमारी CSK चेन्नई सुपर किंग्स जो है 2023 की विजेता टीम है। दोस्तों इसकी उप विजेता टीम पूछ लेता है, तो इसकी उप विजेता टीम हमारी गुजरात टाइटंस है। कौन है इसकी उप विजेता टीम, हमारी गुजरात टाइटंस है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा करा एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द, वजन घटने जैसे लक्षणों तथा फेफड़ों में विकसित होती है। कहाँ होती है, फेफड़ों में विकसित होती है। दोस्तों कौन सी बीमारी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी क्षय रोग हो जाएगा, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसको हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं टीबी दोस्तों ये दोस्तों टीके की खोज किसने की थी। तो इसके टीके की खोज जो है टीके को जो हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो हम BCG के नाम से जानते हैं। इसके BCG जो है इसका टीका है। टीबी का टीका कौन है, BCG है। BCG का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कालमेट गुरीन। क्या होता है, बैसिलस, हमारे कई बार एग्जाम में पूछा गया बैसिलस कालमेट गुरीन, बैसिलस कालमेट और G फॉर गुरीन। दोस्तों ये BCG का टीका क्या है, बैसिलस कालमेट गुरीन जो है ये टीबी का टीका है। दोस्तों बात करते हैं टीबी जो है टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब रखा गया, तो दोस्तों 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया। कब रखा गया, 2025 तक रखा गया है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हमारा दिया है कर फील पाव दोस्तों किसके कारण होता है, फील पाव जो है किसके कारण होता है। दोस्तों एक मच्छर होता है, ये मच्छर के काटने से होता है, जिसे हम फाइलेरिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक मच्छर होता है क्यूलेस नामक मच्छर। कौन सा होता है, क्यूलेस मच्छर होता है। कौन सा होता है हमारा, क्यूलेस मच्छर होता है। जो क्यूलेस मच्छर के काटने से हमारा कौन सा रोग होता है, ये हमारा फाइलेरिया रोग होता है। दोस्तों इसके निवारण के लिए हमारे गाँव में
आशा दीदी के द्वारा जो है इसकी टेबलेट दी जा रही हैं, तो आप सभी लोग उसका जरूर सेवन करें, ताकि आप सभी लोग एक वर्ष से इस टेबलेट की मदद से एक वर्ष के लिए फाइलेरिया से बचा जा सकता है, जिससे हम एक साल तक इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। अगले साल फिर इसको आपको टेबलेट दे दी जाएगी इसके फाइलेरिया की। यहाँ पर दोस्तों दिया है मलेरिया, दिया है डेंगू दिया है। ये दोस्तों ये भी दोनों मच्छर के काटने से ही होते हैं। डेंगू की बात करते हैं दोस्तों, डेंगू हमारा किस रोग से होता है? ये हमारा डेंगू होता है मादा एनाफिलीज से होता है। किससे होता है? ये डेंगू होता है मादा डेंगू की बात करते हैं दोस्तों, डेंगू हमारा किस मच्छर के काटने से होता है? ये होता है मादा ये होता है हमारा डेंगू मादा एडीज इजिप्टाई से होता है। एडीज इजिप्टाई से होता है। इजिप्टाई होता है। मलेरिया हमारा मादा एनाफिलीज से होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों यहाँ पर ओजोन जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से बना एक अणु है। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से बना एक अणु है। या जो दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओजोन जो है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना, कितने से? 3 से। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है ओजोन मंडलीय CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है कि दोस्तों ओजोन की जो है ओजोन परत की को जो है कमी को कौन कम कर रही है? हमारी CFC गैस कर रही है। CFC गैस की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारी रेफ्रिजरेटर है, प्रशीतक के रूप में जो है ये इसका प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर है और भी अन्य सारी चीज़ों में इसका, AC में भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों यह करें, यहाँ पर करें ओजोन जो है, ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट वेव को जो है विकिरण के से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। दोस्तों एकदम हमारा सही है, एकदम सही है। ये जो है सूर्य पर आने वाली पराबैंगनी से किरणों से रक्षा करती है। ओजोन एक घातक विष होता है, बिल्कुल एकदम ये घातक विष होता है। दोस्तों ओजोन जो अगर यदि पृथ्वी तक आ जाए, ओजोन गैस जो है यदि पृथ्वी तक आ जाए आ जाती हैं जो किरणें अगर त्वचा पर पड़ जाएं, तो त्वचा पर जो है स्किन कैंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। ओजोन परत से क्या होता है? इससे हमारा त्वचा का कैंसर हो जाता है। त्वचा का कैंसर हो जाता है इससे, ओजोन गैस से। ओजोन जो है ओजोन परत की जो है पराबैंगनी किरणों जो रोकती है। अगर पराबैंगनी किरणें हमारी स्किन पर पड़ जाए तो हमारी स्किन में कैंसर हो जाता है। और इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भुगतान पेमेंट बैंक संचालित नहीं करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विप्रो जो है। ये करंट का क्वेश्चन था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा अगर 2018-19 में बढ़ा था। कितना बढ़ा था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6.50% जो है बढ़ाता है, यानी 6.5% कह सकते हो। 6.50 जो है इसको कह सकते हो, 6.5 भी कह सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करें, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की राजनीतिक फिजिकल पॉलिसी का भाग नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर नीति या अर्थव्यवस्था की धन पूर्ति या विनिवेश रणनीतियां या ऋण या अधिशेष प्रबंधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था एवं धन की आपूर्ति जो है राज वित्त नीति का भाग नहीं होता। राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुआं या नदी या हैंडपंप या ट्यूबवेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हैंडपंप जो है, हैंडपंप और जो है ट्यूबवेल के द्वारा 41% लोग जो है पेयजल जो है यूज करते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगर विनी महाजन किस राज्य की पहली मुख्य सचिव रही थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हमारी कहाँ की थी? पंजाब की थी। कहाँ की थी? पंजाब की थी। राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बगुरुम्बा समुदाय किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? बगुरुम्बा जो है नृत्य
किस समुदाय के द्वारा किया जाने वाला है? दोस्तों इसका राइट आंसर बोडो समुदाय के लोगों के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। किस किस जो है समुदाय के द्वारा? बगरुम्बा नृत्य बोडो समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा दून या ड्यून्स और शिवालिक के मध्य अनुदैर्घ्य घाटियां हैं। कौन सी घाटियां हैं? ये हमारी निरंतर हिमालय घाटियां हैं। कौन सी? निरंतर हिमालय घाटियां हैं। कि कहाँ स्थित हैं? दून, या जिसे हम ड्यून्स और जो है निम्नतर जो है हिमालय और शिवालिक के मध्य अनुदैर्घ्य घाटियां हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि आदि आदि चन्नलूर पुरातत्व के स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कह रहा आंध्र प्रदेश में या केरल में या कर्नाटक में या तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कर चिकनी मिट्टी। दोस्तों ऐसा प्रश्न हमारे एग्जाम में जो है ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। चिकनी मृदा क्ले सॉयल जो है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों गलत हमको दिखाई नहीं देता, हम कह देते हैं यहाँ पर सही है। पहला देखा गया चिकनी मिट्टी के कणों में बहुत कम खाली स्थान होता है। राइट आंसर फर्स्ट, थोक के चले आए। तो हमने कहा गिन रहे हम, नंबर गिन रहे कितने हम क्वेश्चन सही करके 70, 71, 75 क्वेश्चन मेरे सही हैं, एकदम बिल्कुल सही, उसमें बिल्कुल कोई भी डाउट भी नहीं है। और लेकिन हमने यहाँ पर ये नहीं देखा कि चिकनी मृदा कर कौन सा गलत है। हमने देखा गलत नहीं देखा, हमें दिखाई दिया सही, लगाया आंसर फर्स्ट, नंबर जोड़ रहे अपने टोटल पूरे। उसके बाद में पता चला जब घर को आए एग्जाम देकर तो देखा पड़ोसी ने पूछा जो है ये जो है इसका आंसर क्या लगाया तुमने? चिकनी मृदा के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसमें जो है कौन सा आंसर लगाए थे कि 16 नंबर क्वेश्चन जो था, जो 17 नंबर क्वेश्चन था, इसमें कौन सा तुम आंसर लगा क्या है? तुमने कहा भैया ये आंसर किसको नहीं पता था, ये तो सबको पता था, हमने भी लगा दिया, पहला ही तो था। कहेगा बच्चा सामने देख यहाँ पर क्या लिखा है? गलत। जैसे ही कहा गलत, तुम्हारे मुख से क्या निकला? तुम्हारे मुख से इतना सा डब्बा सा मुँह फैल गया, तुम्हारे मुख से निकला ओफ। क्या निकलेगा? ओफ निकला। तो क्या हुआ? एक नंबर तुम्हारा उधर गया, 0.25 नंबर और गया, तुम्हारा नंबर माइनस हो गया 1.25। तो दोस्तों इसलिए हमको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा पहला दिया है कि यहाँ पर ऑप्शन कर चिकनी मृदा क्ले सॉयल के कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है, एकदम राइट बात है। कर चिकनी मृदा को क्ले सॉयल को फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है, फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है, एकदम सही है। चिकनी मृदा का उपयोग घट और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों घट का मतलब है घड़ा और खिलौने जो है बनाने में इसका चिकनी मृदा का उपयोग किया जाता है। कुम्हार लोग जो होते हैं गाँव में कुम्हार लोग जो होते हैं ये हमारे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उसी पर रंगाई करते हैं। दोस्तों ये मिट्टी के बर्तन बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं। और बात करते हैं मिट्टी के बर्तनों की, तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन में जो है पानी गर्मियों में फ्रिज की तरह एकदम बिल्कुल ठंडा रहता है। हम लोग जो है लोहे के पात्र होते हैं, स्टील के पात्र होते हैं, उनमें पानी को थोड़ी देर रखो गर्मियों के मौसम में, क्या होता है थोड़ी की देर के बाद क्या होता है? गर्म हो जाता है। लेकिन जो मिट्टी के पात्र जो हमारे होते हैं ये जो है इनमें पानी ठंडा ही रहता है। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे मिट्टी के पात्र में पानी गर्म क्यों नहीं होता है, ठंडा ही क्यों रहता है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि मिट्टी के घड़े में पानी गर्म क्यों नहीं होता, ठंडा ही क्यों रहता है। और बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि चिकनी मृदा अधिक समय तक जल ग्रहण नहीं कर सकती। दोस्तों एकदम हमारा गलत है। चिकनी मृदा जो है अधिक समय तक जल ग्रहण करती है। चिकनी मृदा जो है अधिक समय तक जल ग्रहण करती है, नहीं होना चाहिए था, जल ग्रहण करती है बहुत सारा। और जो सबसे कम जल ग्रहण करती है बालुई मिट्टी होती है, जो बलुई मिट्टी होती है, कौन सी? बलुई मिट्टी, बालू वाली मिट्टी होती है दोस्तों, ये सबसे कम जल धारण की क्षमता इसकी बालू की मिट्टी की होती है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया यानी सर्जरी पर आधारित है? किस पर? सर्जरी पर आधारित। दोस्तों उस जमाने में भी सर्जरी हुआ करती, प्राचीन भारत में भी, प्राचीन इतिहास में भी सर्जरी हुआ करती थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रुत संहिता, शल्य चिकित्सा या शल्य क्रिया कह सकते हो,
यहाँ पर दिया दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, इस अर्थशास्त्र में हमारा क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजनीति से संबंधित, किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, हमारी राजनीति से अर्थशास्त्र संबंधित है। और बात करते दोस्तों यहाँ चरक दिया हुआ है। चरक दोस्तों ये किससे संबंधित है, चरक हमारी ये भी किससे संबंधित है, ये भी हमारी औषधियों से संबंधित है। किससे, औषधियों से, चिकित्सा से कह सकते हो संबंधित है। किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा से संबंधित है। किससे, चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों। कौन सी, चरक संहिता। दोस्तों इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हमारे चरक जी हैं। कौन है, चरक जी हैं, चरक संहिता के लेखक हैं। और जो मनु दिया है, मनु एक क्या है, मनु एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। क्या है, श्रद्धा और मनु इसमें जो है आप सभी को देखने को मिलेगा मनुस्मृति में। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुवाहाटी। कौन सा, गुवाहाटी यानी असम। असम क्या है, असम गुवाहाटी में कहाँ है, असम। और यहाँ पर बात करते हैं पटना दोस्तों किस नदी के किनारे है। दोस्तों पटना ये हमारी गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। ये कहाँ पड़ता है, ये दोस्तों बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में। और यहाँ पर देखो कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। ओडिशा दोस्तों किस नदी के किनारे है स्थित है, ओडिशा दोस्तों ये हमारा महानदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, महानदी के किनारे ओडिशा शहर स्थित है। और यहाँ पर दिल्ली दिया है दोस्तों, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, दिल्ली दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले थे। असम की गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार। और बात करते हैं कटक उड़ीसा जो है, ये उड़ीसा जो है महानदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं दोस्तों दिल्ली, दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों जल्द ही अभी कुछ ही महीनों यमुना नदी में बाढ़ आई थी। तो यमुना नदी में बाढ़ आई थी, इसके कारण दोस्तों यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण दिल्ली शहर लगभग कुछ एरिया जो है दिल्ली का भी डूबने लगा था। घरों में लोगों के पानी भर गया था और वहाँ का जो यातायात सिस्टम भी प्रभावित हो गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया करे चौपड़, जिसे हम चौरस भी कहा जाता है, जिसे हम चौरस के नाम से भी जानते हैं। यह प्राचीन भारतीय था या थी, ये क्या था, बोर्ड खेल था या साहसिक खेल था या युद्ध कला थी या शस्त्र हथियार थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हमारा। यह एक क्या, चौपड़ क्या था, एक चौपड़ या चौपार जिसे चौरस भी कहा जाता है, ये एक बोर्ड खेल था। दोस्तों साहसिक खेल की बात करते हैं दोस्तों, साहसिक खेल जो है और युद्ध कला। दोस्तों साहसिक खेल में जो है जिसमें साहस दिखाना होता था, कुश्ती है, कुश्ती है जो है बहुत, उस जमाने में कुश्ती तो बहुत ही हुआ करती थी। युद्ध कला है, युद्ध मतलब युद्ध में कैसे लड़ेंगे, तलवारबाजी है, भाला चलाना सीखना है। और यही सारी चीज़ें युद्ध में अस्त्र और शस्त्र हथियारों को, ये सारी चीज़ें उस जमाने में सिखाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो है ट्रेनिंग पर क्या दिया जाता है, जो है आर्मी की ट्रेनिंग जो होती है, आर्मी की होती है, सैनिकों की या पुलिस की, किसी भी ट्रेनिंग होती है उसमें सीधा क्या पकड़ाई जाती है हम लोग को, गन पकड़ाई जाती है। क्या पकड़ाई जाती है, गन पकड़ाई जाती है। यहाँ पर लगा है खटका और ये बंदूक तुम्हारी है, लो और चलो क्या करो, तैनात हो जाओ। उस जमाने में तलवार और ढाल ये सब हुआ करते थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, कौन सा नारा दिया गया था। दोस्तों ये हमारे लिए मोटिवेशन हो सकता है, मोटिवेशन से कोई कम नहीं है। कर उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, उठो जागो और अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ो और रुको मत। जब कर उठो जागो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुको मत। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का कथन था या उनका नारा था। उनका कहना था कि जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते तब तक अपने मार्ग से विचलित ना हो, कि हमें सफलता नहीं मिल रही, ये है वो है, अब हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, ये सारी चीज़ें ये छोड़ दो। जब सफल हो जाओगे ना वो सारी चीज़ें आप सभी के पास प्रोवाइड हो जाएंगी। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया हुआ है हमारा करो या मरो, करो या मरो। दोस्तों करो या मरो का नारा दोस्तों किसने दिया था, ये हमारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। डू आर डाई, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा किया था। किसके, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों ये किसके द्वारा नारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद जो भगत सिंह के द्वारा कहा गया था, भगत
सिंह ने इस जो है नारे को दिया था, मतलब इसको उन्होंने कहा था। लेकिन अगर भगत सिंह ने इसको कहा था, मतलब इसको अपने आंदोलनों में इसको यूज किया था, लेकिन इसको बात करते हैं, इसको लिखा किसने था दोस्तों? इसको लिखा था हमारे मोहम्मद इकबाल ने। किसने लिखा था? मोहम्मद मोहम्मद इकबाल ने जो है इसको लिखा था। लिखने की बात करते हैं दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल हो जाए, क्या हो जाए? इकबाल। और दोस्तों बात करते हैं इस कथन को प्रयोग किसने किया था? इस कथन को प्रयोग जो है हमारे भगत सिंह जी ने किया था। इसमें कन्फ्यूजन रहता है, बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि इस नारे को किसने दिया, किसने इसको जो है यूज किया और किसने लिखा। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर एक हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन कैसा अधिकार है? जन्म सिद्ध अधिकार है। सिद्ध अधिकार है। अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। हम इसे हम इसे लेकर रहेंगे। लेकर रहेंगे दोस्तों, ये किसका कथन था दोस्तों? ये हमारा बाल गंगाधर तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक जी का जो है, तिलक जी का ये नारा था। किसका था? बाल गंगाधर तिलक जी का ये नारा था कि जो है पूर्ण स्वराज की मांग, जो है स्वराज हमारा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया कथन था। दोस्तों इन्होंने ये कथन कब दिया था? इन्होंने कथन दिया था हमारा 1916 ईस्वी में। कब दिया था इन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा ये नारा कब दिया था? 1916 ईस्वी में, जो हमारा लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हमारे अंबिका चरण मजमूदार जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसी अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और एक हमारा क्या है? एक हमारा नारा है कि जो है जय जवान जय किसान। जय जवान जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, ये दोस्तों किसका नारा है? ये दोस्तों ये हमारा जय जवान जय किसान ये किसके द्वारा दिया गया नारा है? ये हमारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये दिया गया नारा है। किसके द्वारा? जय जवान जय किसान। दोस्तों देश को चलाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए हमारे देश के वीर जवानों की ज़रूरत होती है, जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए सरहद पर खड़े होते हैं दिन रात। बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, कैसा भी मौसम क्यों ना हो दोस्तों, हमारे देश के हमारे सैनिक जो हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। उन सैनिकों के लिए हम दिल से सलाम करते हैं और उन वीरों को जो है अपने दिल में सदा सजोए रखिएगा। और उन सबके प्रति प्रेम स्वभाव भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लोग अपने घरों में शांति से, आराम से, चैन की नींद में बैठे हैं। लेकिन वो लोग हम तुम लोगों की रक्षा करने के लिए सरहद पर डटे हुए हैं दोस्तों। वो हमारे क्या हैं? वो हमारे जवान हैं। उन जवानों को हमारे दिल से सलूट, दिल से सलाम। और अपने वीर जवानों का सम्मान सदैव सदैव बनाए रखिएगा, सदैव उनका सम्मान कीजिए। और बात की यहाँ पर किसान की। दोस्तों हमारे देश की जान कौन है? हमारे देश की जान कौन है? जान की बात करते दोस्तों, हमारे देश की जान हमारे किसान है। हमारे देश की जान कौन है? हमारे किसान है। किसान भाइयों के द्वारा दिन रात मेहनत करके अनाज उगाया जाता है। दिन रात मेहनत करके अनाज उगाया जाता है, जिससे हमारे देश का जो है हर एक नागरिक को भोजन मिलता है। किसकी वजह से? किसान को। हर एक भूखे व्यक्ति को किसान की वजह से उसे अन्न मिलता है। अगर हमारे देश में किसान अच्छी तरह से खेती करते हैं तो हमारे देश का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। और हमारे देश के अगर वीर जवान अच्छे हैं हमारे देश के वीर जवान एकदम ऐसे हैं ना, किसी कोई भी टक्कर में नहीं है। अगर हमारे देश का एक सैनिक है, अन्य देशों के सैनिक होने चाहिए 2, तभी 2-3 होंगे तभी हरा पाएंगे, नहीं तो हमारे देश के एक सैनिक के बराबर 4 के बराबर एक सैनिक हमारे देश का है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप सभी को बता दिया ये सारे जो है ये कथन किसके थे, सारे कथन आप सभी को हमने बता दिए कथन किसके थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन्स गारंटी योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ब्याज दर कितनी रही थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.25 जो है प्रतिशत इसकी क्रेडिट लाइन की गारंटी की योजना रखी गई थी। अगला प्रश्न दिया गया स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना ये दोस्तों किस क्रम की थी? दोस्तों भारत कर जनगणना 2000 राष्ट्रीय जनगणना किस क्रम की थी? दोस्तों ये हमारे 7वें क्रम की थी। कितने की? 7वें क्रम की थी। और 2011 की जनगणना दोस्तों बात करते हैं जनगणना स्वतंत्रता के पास से नहीं, जब से हमारी जनगणना शुरू हुई तब से
को थी तो उस समय से हमारी 15वीं जनगणना थी कि कौन किस नंबर की थी, उस समय से हमारी 15वीं जनगणना थी। किस नंबर की? 15वीं नंबर की। दोस्तों जनगणना की बात है दोस्तों, जनगणना शुरू किसके कार्यकाल में, किसके शासनकाल में, कौन गवर्नर था उस समय, गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? जनगणना जो हमारी 1800 हमारी 1872 ईस्वी में हमारी जनगणना शुरू हुई थी दोस्तों। इस समय जो है वायसराय कौन था? इस समय मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो था। कौन था? मेयो था। मेयो के कार्यकाल में दोस्तों ये हमारी जनगणना की शुरुआत हुई थी, इसके कार्यकाल में मेयो के। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 1881 में। 1881 में जो है रिपन के कार्यकाल में, किसकी? रिपन के कार्यकाल में ये हमारी जनसंख्या जो है 10 वर्षों के बाद में इसे जो है निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से इसी के कार्यकाल में जनगणना शुरू हुई थी। किसके कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल में। और बात करते हैं जनगणना 2011 के अध्यक्ष कौन थे इसके? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे हमारे चंद्रमौली जी थे। कौन थे? चंद्रमौली जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली जी जो है इसके जनगणना के आयुक्त थे दोस्तों। कौन थे? चंद्रमौली जी थे। जनगणना 2011 की बात करते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% कितना प्रतिशत है? 17.5% है। और भारत की जनसंख्या दोस्तों कितनी प्रतिशत साक्षर है? 74.04% जो है भारत की जनसंख्या साक्षर है। कितनी साक्षर है? 74.04% जो है भारत की जनसंख्या साक्षर है। बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते दोस्तों किस राज्य में है? सर्वाधिक जनसंख्या हमारी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ स्थित है? सर्वाधिक हमारी जनसंख्या किस राज्य में है? ये हमारी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ स्थित है? ये हमारी उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों ये कहाँ स्थित है? सर्वाधिक जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम बात करते हैं दोस्तों हमारे सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या। कहाँ है? सबसे कम सिक्किम में। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? ये हमारा केरल है। और सबसे कम साक्षर राज्य तो ये हमारा बिहार है। लेकिन लोग इस रिपोर्ट के अनुसार 2011 मतलब बिहार सबसे कम शिक्षित है। लेकिन अगर बात वैसे करते तो बिहार राज्य में सबसे अधिक आईपीएस दोस्तों कहाँ से मिलेंगे? आप सभी को बिहार राज्य से ही देखने को मिलेंगे। जितनी सारी पोस्ट ऊंचे वाले CGL क्रैक कर रहा है बिहार से, टॉपर कोई हो रहा है वो भी बिहार से। अभी आप सभी ने देखा होगा SSC GD जो है, SSC GD में जो है ये 199.3% जो है नंबर लाकर जो है बिहार का लड़का रैंक फर्स्ट से SSC GD में कौन नंबर हमारा लड़का एक लेकर आया था। ये बिहार का ही रहने वाला था। नाम बिहार का केवल वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग कम साक्षर है मतलब इस आंकड़े के अनुसार। लेकिन वहाँ पर सर्वाधिक हमें लगता है कि सक्षम लोग वहाँ हैं। और वहाँ पर जो है गुजरात की बात करते हैं। गुजरात और बिहार में जो है शराब पर बैन लगा दिया। गुजरात और बिहार में जो है शराब पर बैन लगा दिया गया। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना नहीं लगाई। जैसे हमारे यूपी में है तो बहुत ज़बरदस्त खुला बिक्री हर जगह पर तुमको वाइन शॉप हर जगह मिलेगी। हर 2 किलोमीटर के अंदर तुम्हें एक देसी ठेका नहीं तो इंग्लिश का ठेका जरूर मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? दोस्तों यहाँ पर हम क्या देखते हैं? थे। तो थे नहीं देखना है, यहाँ नहीं भी देखना है। हमने लगाया आंसर फटाक से फर्स्ट, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें जो है ऑप्शन को ध्यान से देखना है और प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना। कौन अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है फोर्थ हो जाएगा। संघीय शक्तियों से संबंधित दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं इसके अध्यक्ष थे। संघीय शक्तियों से संबंध कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। और बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज और जो है कर्मचारी संबंधित और प्रक्रिया नियमों से संबंधित दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति हमारे कौन थे? राष्ट्रपति दोस्तों राष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को
पद धारण करने को कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन से हमारा देश जो है गणतंत्र हो गया था। इसी दिन जो है राष्ट्रपति ने अपना जो है कार्यकाल संभाला था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर बर्मा कर कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखा सही दिया, वहाँ पर नहीं था। कर बर्मा टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के नीचे आ जाने के कारण 2004 में सुनामी आई थी। कर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कर सबसे अधिक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सबसे कम ज्वार आते हैं। और कर गहरे महासागरीय धाराएं ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्नतर अक्षांशों तक पानी ले जाते हैं। या प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है। प्रशांत महासागर की तुलना हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। बात कर दोस्तों प्रशांत महासागर में एक जो है रिंग ऑफ फायर क्या स्थित है? रिंग ऑफ फायर कई बार पूछा गया एग्जाम में है। रिंग क्या पूछा गया है? रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? किस पूछ लेता है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर दोस्तों ये कहाँ स्थित है? दोस्तों ये हमारी कहाँ स्थित है? ये हमारी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है। और बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा देखकर भारत में फाइकस रेजिओसा को किस नाम से, किस वृक्ष के नाम से जानते हैं? दोस्तों ये इसका जो है हमारा किसका नाम? पीपल का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? ये हमारा क्या है? फाइकस रेजिओसा नाम है। फाइकस रेजिओसा नाम किसका है? ये हमारा पीपल का रासायनिक उसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम है। कह रहा है दोस्तों रोहतास का किला वर्तमान में स्थित है। रोहतास का किला वर्तमान में स्थित है। ये हमारा पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोहतास का किला पाकिस्तान में। नेपाल की बात करते हैं दोस्तों, नेपाल के लुम्बिनी में जो है महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में था दोस्तों। लुम्बिनी में ही हमारा जो है नेपाल में ही एक हमारा वानर मंदिर है। कहाँ, कौन सा है? वानर मंदिर कहाँ है? हमारा नेपाल में ही वानर मंदिर एक स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हमारा नेपाल में स्थित है। और बांग्लादेश की बात करते हो तो भारत से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? भारत से सर्वाधिक सीमा देश दोस्तों कौन सा देश बनाता है? ये सर्वाधिक सीमा बनाता है, ये हमारा कौन सा है? बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है। भारत की बात करते हैं, भारत में तो बहुत सारे मंदिर आप सभी को देखने को मिलेंगे। जैसे बात करते हैं हम लोग मंदिरों का शहर दोस्तों, बात करते हैं मंदिरों का शहर याद दोस्तों हमारा ये हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी। यहाँ पर दोस्तों वाराणसी, यहाँ पर बहुत सारे आप सभी को मंदिर ही मंदिर देखने को मिलेंगे। बात करते दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। और बहुत सारे मंदिर आप सभी को हमारे उत्तर प्रदेश भारत के देश के अंदर बहुत सारे आप सभी को मंदिर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी पुरस्कार कभी नहीं मिला है? कभी नहीं प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा शिखर धवन को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया हुआ है। और जो है इन तीन लोगों को दिया जा चुका है। विराट कोहली, MS धोनी और सचिन तेंदुलकर, तीन लोगों को दिया गया है। और सचिन तेंदुलकर की बात करते दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जो है सन 2014 में भारत रत्न इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। किससे? भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया। किससे? भारत रत्न से नवाजा गया दोस्तों। भारत रत्न की बात, और ये सबसे युवा थे। सबसे युवा जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा कौन थे दोस्तों? ये हमारे सचिन तेंदुलकर जी थे। कौन थे? सचिन तेंदुलकर। बात करते दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई? दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों ये हमारी 1954 ईस्वी में। कब शुरू हुई? 1954 ईस्वी में हुई थी। इसको जो है 1954 में तीन लोगों को दिया गया था। नंबर 1 पर थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राधाकृष्णन जो है इनको दिया गया था। और हमारे थे एक थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे एक थे इनका क्या नाम है, एक थे हमारे सर CV रमन थे। कौन थे? CV रमन थे। और जो तीसरे नंबर की बात करते दोस्तों ये हमारे कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हमारे कौन थे? एक हमारे सर CV रमन थे। और एक हमारे थे और हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसे हम राजगोपालाचारी के नाम से जानते हैं, जिनको गोपालाचारी के नाम से भी जानते हैं। गोपालाचारी के नाम से भी जानते हैं इनको। कौन कौन थे हमारे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और हमारे सर CV रमन थे। और जो है सर CV रमन कर सकते हैं, CV रमन जी थे।
और हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। हमारे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि 1954 में कितने लोगों को दिया गया था, इनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न दिया कर आर प्रज्ञानंद, आर प्रगड़ानंद यहाँ पर लिखा है, आर प्रज्ञानंद भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। करा का संबंध किस खेल से है दोस्तों, ये हमारे शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। और यहाँ पर दिया कर हर गोविंद कर गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में कौन सा आयोजित किया जाता है, कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। ये हमारा दोस्तों माघी मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा माघी मेला आयोजित किया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि मानव में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर दिया कर रहा है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया बताया गया है। दोस्तों मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। गले में सूजन या गलघोंट जो है गलगंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, गलगंड के नाम से इसे हम जानते हैं, गलगंड के नाम से जानते हैं, या गला घुट्टू भी कह सकते हैं। थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। बात करते हैं एनीमिया रोग दोस्तों, ये किससे होता है दोस्तों, आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से होता है कौन सा, एनीमिया रोग। दोस्तों एनीमिया से बचने के लिए हमारे जो है बच्चों को एनीमिया से बचने के लिए या बुजुर्गों को भी दोस्तों हमारा कहा दिया जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर आप सभी को आयरन की गोली दी जाती है जिससे एनीमिया से बचा जा सकता है। और यहाँ पर अगला आपका निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत पूछा गया, तो वहाँ भी कई बार गलत पूछा गया है, एक बार सही पूछा है, जिससे हमारे एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पर कह रहा है कि मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा की नीचे जम जाती है, एकदम सही है दोस्तों। जब हमारे शरीर में अत्यधिक त्वचा की जो है वसा हो जाती है तो क्या हो जाता है, दोस्तों, ये हमारी त्वचा के नीचे जम जाती है। और यहाँ पर तक प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण एवं अनुरक्षण यानी मरम्मत में सहायता मिलती है, एकदम सही बात है दोस्तों। और यहाँ पर मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, एकदम सही बात है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो शरीर सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, प्रोटीन की बात करते हैं दोस्तों। प्रोटीन जो है किस में पाया जाता है, ये हमारा सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है सर्वाधिक प्रोटीन दोस्तों, ये सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। और उसके बाद में हमारा क्या होता है, उसके बाद में आ जाती है हमारी दालें। उसके बाद में दालों में प्रोटीन सेकंड नंबर पर पाया जाता है। उसके बाद में प्रोटीन दोस्तों दालों में पाया जाता है। और दोस्तों प्रोटीन की खोज किसने की थी दोस्तों, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में होगा। प्रोटीन की खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न करा केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल के अधीन उद्घाटन ट्रेन चली, किसके उद्घाटन से ट्रेन चली और कब चली। करा कि इंडस्ट्रियल ट्रेन जो है के बीच में चली, किसके बीच में चली दोस्तों, ये हमारी किसान रेल जो है ये किसके बीच में चली थी, ये महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। किसके, महाराष्ट्र और बिहार के बीच में किसान रेल चली थी। कौन सी, किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चली थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा बच्चों की कहानी पुस्तक कौन थी, ये द जंगल बुक में अकेला एक काल्पनिक पात्र था। कौन था, अकेला एक काल्पनिक पात्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, द जंगल बुक। बच्चों की कहानी कौन थी, द जंगल बुक में अकेला एक काल्पनिक पात्र था। कौन था, काल्पनिक पात्र कौन था, अकेला था। यहाँ पर दिया कर केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार कितने रुपयों तक शुद्ध आय वाले व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिकों की आय से छूट प्राप्त है। कितने लोगों को जो है इनकी वरिष्ठ नागरिक आय करों से छूट प्राप्त है। ये 5 लाख तक की लिमिट है कि यहाँ पर तुमको छूट मिलेगी। कितने, 5 लाख लिखा हुआ दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5 लाख रुपए तक सीमित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वहाँ पर कथा कौन सा गलत है, यहाँ पर बता रहा है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, हमारा अरब सागर स्थित है। यहाँ पर अगर भारत के उत्तर में कौन स्थित है, तो भारत के उत्तर में दोस्तों हमारा क्या स्थित है, हिमालय स्थित है। कौन सा है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय स्थित है। इसे कहते हैं उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। और दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है दोस्तों। ये हमारा कहाँ स्थित है, हमारा अरब सागर दोस्तों भारत के दक्षिण में स्थित है। और बात दक्षिण पश्चिम योग्य हमारा अरब सागर। और दोस्तों बात करते हैं भारत के पूर्व में क्या स्थित है, भारत के पूर्व में हमारा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी स्थित है। कहाँ की, बंगाल की खाड़ी दोस्तों कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है, ये हमारा
कहाँ स्थित है, ये हमारा दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण में क्या है हमारी बंगाल की, सॉरी हमारी पूरब में दोस्तों बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और उत्तर में हमारा हिमालय मिलता है, और दक्षिण में क्या होता है, अरब सागर मिलता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के दिवस के रूप में मनाने भारतीयों से आह्वान किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया हुआ हमारा, कह रहा है कि 9 अगस्त 1920, 19 मार्च 1920, या 9 अगस्त 1920, या 26 सितंबर 1919, या 6 अप्रैल 1919। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है क्या किया था, भारतीयों को क्या बुलाया था, आह्वान किया था। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कैसे अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमारा घटना कब हुई थी, घटना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटना हुई थी, जिससे हम लोग सोच सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले ही घटना हुई होगी। तो दोस्तों इसका राइट 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी जी ने इन लोगों के लिए, इनके विरोध के लिए भारतीयों को आह्वान किया था, इनको बुलाया था। और दोस्तों बात करते हैं हम, ये काला कानून क्या था, रॉलेट एक्ट था जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं। जो रॉलेट अधिनियम था जिसे हम काला कानून के नाम से जानते थे, काला कानून के नाम से भी जानते थे। दोस्तों इसमें क्या क्या करते थे लोग, इसमें अंग्रेज लोग हैं, इनके शासन में ना अपील और ना दलील और ना वकील, ऐसा दोस्तों जो है ये किसमें कहा गया था दोस्तों, ये काला कानून का मतलब था ना अपील, ना दलील और ना वकील। दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके विरोध में कोई भी बोल भी नहीं सकता, उससे पूछ भी नहीं सकता था मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। दोस्तों ऐसा ही हमारा काला कानून था। इसके विरोध में दोस्तों हमारा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इसके लिए जो है अहिंसक विरोध किया। और जो हमारे जलियांवाला बाग है उस बाग में जो है क्या हुआ, एक बैठक हुई। उस बैठक में दोस्तों इस रॉलेट एक्ट पर चर्चा करनी थी। तो दोस्तों बात करते हैं, रॉलेट एक्ट की चर्चा करनी थी। इसी में जो है एक जनरल डायर जो है अंग्रेज था, कौन था, जनरल डायर, कौन था, जनरल डायर था दोस्तों। इसने जो है डायर था, जिसे हम डायर भी के नाम से भी कहेंगे सीधा, इसे कहेंगे, इसे झंडू बाम डायर करेंगे, क्या कहेंगे, झंडू बाम डायर, या झंडू बाम डायर कहेंगे, डायर। दोस्तों इसने जो क्या किया था, इसने निहत्थे भारतीयों पर इसने गोली चलवा दी, निहत्थे जो है भारतीयों पर इसने गोलियां चलवाती। ये घटना हमारी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी दिन। तो इसने जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी थी। इसमें जो है लगभग 1000 से 1000 के करीब दोस्तों हमारे सैनिक मारे गए थे, हमारे देश के दोस्तों लोग मारे गए थे। और इसमें जो है अंग्रेजों की रिपोर्ट के अनुसार केवल 300 से 400 लोग केवल मारे गए थे, लेकिन भारतीयों के अनुसार लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी और हजारों लोग इसमें घायल हो गए थे। और इस घटना से प्रभावित होकर दोस्तों बहुत ही लोग प्रभावित हुए थे। और ये अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पर 1900 यहाँ पर बात करते हैं, इसके बाद में हमारा शुरू हुआ 1920 में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हमारा क्या हुआ, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ये हमारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद में बात करते हैं असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया, 1922 ईस्वी में। कब, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हमारा असहयोग आंदोलन इसके बाद में स्थगित कर दिया था। ये हमारी 4 अप्रैल 1922 ईस्वी को एक ऐसी घटना है, इसमें जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा जो है घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना हुई थी। दोस्तों घटना में क्या हुआ था, भारतीयों ने अंग्रेजों की एक चौकी जो है, पुलिस उसमें जो है अंग्रेजों की चौकी थी, उसमें आग लगा दी थी, लगभग उसमें 22 सैनिक जो है अंग्रेज मारे गए थे। दोस्तों इसके बाद में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एकदम सही, ये हमारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय जनता से भू राजस्व लगान
मतलब लगान संग्रह करने के लिए अंग्रेजों के मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, कुमार मात्य को नहीं किया गया था। दोस्तों बात करते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी को दोस्तों रीड और मुनरो ने, किसने, रीड और मुनरो ने दोस्तों रैयतवाड़ी किसने शुरू की, रीड और मुनरो ने शुरू की थी। और यहाँ पर बात करते हैं रैयतवाड़ी रीड और मुनरो ने शुरू की थी। और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों जमींदारी का मतलब, यहाँ पर लोग जमींदार अंग्रेज लोग बना देते थे, जिसमें क्या करते थे, वो लोग क्या करते, किसानों से पैसा वसूल कर वसूल कर क्या करते थे, अंग्रेजों को देते थे। जमींदार लोग क्या करते थे, किसान लोगों से टैक्स वसूलते थे और वो अंग्रेजों को देते थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या, कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले पहले राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों कोंकणी भाषा में शपथ देने वाले पहले राज्यपाल हमारे कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी जी थे। कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी जो है, इन्होंने कोंकणी भाषा में शपथ ली। दोस्तों किस राज्य के थे, गोवा के राज्य के पहले राज्यपाल थे। किस राज्य के, गोवा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे, हमारे भगत सिंह कोश्यारी थे। इन्होंने जो है कोंकणी भाषा में सबसे पहले शपथ ली थी। यहाँ पर अगर अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम द्वारा भारत में गैर विनियोजित जमा योजनाएं प्रतिबंधित कर दी गई थी। दोस्तों ये हमारी कब की गई थी, ये हमारी 2019 में कर दी गई थी। कब कर दी गई, 2019 में कर दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्रायः सूफी से संबंधित है, किससे, सूफीवाद से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कव्वाली। कव्वाली जिससे संबंधित दोस्तों सूफीवाद से संबंधित, राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा, दंड संहिता की जो है कौन सी धारा जो है न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठे साक्ष्य के दंड का प्रावधान करती है। यानी कि आप जो है न्यायिक कार्रवाई के दौरान आप झूठे साक्ष्य लेकर कोर्ट में पेश हो जाते हैं, दोस्तों आप सभी को किस धारा के साथ दोस्तों क्या करेगी, इसको तुमको दंड देगी। ये हमारी धारा है 193। धारा कौन सी है, धारा 193 के तहत तुमको क्या किया जाएगा, तुमको दंड दिया जाएगा यदि आप सभी लोग न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए जो है आप प्रावधान करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमारे दंड संहिता 193 में के तहत आप सभी को दंड देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न अगर सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इनको 2020 में कौन दिया गया था, दोस्तों 2020 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से, पद्मश्री से 2020 में सम्मानित किया था। दोस्तों आईफा अवार्ड की बात करते हैं। दोस्तों आईफा अवार्ड की बात करते हैं। आईफा अवार्ड इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है और सबसे सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ इसमें एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, दोस्तों सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड बात करते हैं दोस्तों, इसको ऋतिक रोशन को दिया गया। किसको, ऋतिक रोशन को जो है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड जो है ऋतिक रोशन को दिया गया, ऋतिक रोशन को दिया गया है। और बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया, 2023 में किसे दिया गया है, 2023 की बात कर रहे हैं दोस्तों। एक्ट्रेस का अवार्ड दोस्तों बात करते हैं, इनको जो है हमको दिया गया है आलिया भट्ट को। किसको दिया गया है, आलिया भट्ट को दिया गया। किसको, आलिया भट्ट को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दोस्तों ये हमारा ऋतिक रोशन को, और आलिया भट्ट को जो है एक्ट्रेस का अवार्ड यानी अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। और मूवी कौन थी दोस्तों, ये मूवी थी हमारी दृश्यम 2। कौन सी, दृश्यम 2 थी। कौन सी, दृश्यम 2 थी ये मूवी। और बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार 2023 में दोस्तों किसे दिए गए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के लिए, राष्ट्रीय अभिनेत्री के लिए या अभिनेता के लिए दोस्तों एक पुरस्कार किसे दिए गए, दोस्तों राष्ट्रीय 2023 में किसको दिया गया दोस्तों, हमें अल्ली अर्जुन को दिया गया था। किसको, अल्लू अर्जुन को। किसको दिया गया था, अल्लू अर्जुन को दोस्तों 2023 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। और बात करते हैं अभिनेत्री में दोस्तों आलिया भट्ट को और कृति सेनन को। किसको, आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया था। आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया था। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों की मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों ये हमारा था 61वां संविधान संशोधन 1988। कौन था, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों की आयु, वोट डालने की आयु जो है 21 वर्ष से क्या कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। और इसे जो है लागू कब से किया, एक्ट तो हमारा कब का था, अधिनियम 1988 का था, इसे लागू 1989 ईस्वी में किया गया था। एक्ट 1988 का था लेकिन लागू 1989 में किया गया था।
उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार ई वाणिज्य लेन देनों पर टीडीएस लगाया जाता था। किस दर से टीडीएस लगाया था दोस्तों? टीडीएस हमारा लगाया था, ये हमारा 1% पर लगाया था। किस पर? 1% पर लगाया जाता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा का सांसद रहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय माल्या। क्या हो जाएगा? विजय माल्या जो है उद्योगपति राज्यसभा में सांसद भी रहे हैं। अगर बाईसिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ स्थित है? ये हमारा सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेपाल के मंदिर को वानर मंदिर के नाम से जानता है। दोस्तों किस मंदिर को? स्वयंभूनाथ मंदिर को हम वानर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पहले हमने बताया था कि स्वयंभूनाथ मंदिर जो है कहाँ स्थित है? ये हमारा नेपाल में स्थित है। और ये वानर मंदिर कहाँ है? ये भी नेपाल में। इसका दूसरा नाम क्या है? वानर मंदिर है, स्वयंभूनाथ मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। जूनागढ़ में जो है बहाउद्दीन हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? बहाउद्दीन हसन भाई का मकबरा कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महाबत मकबरा। क्या हो जाएगा? महाबत मकबरा। दोस्तों यहाँ पर दिया है चीनी का रोजा। दोस्तों चीनी का रोजा ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा उत्तर प्रदेश में। चीनी का रोजा कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोल गुंबज की बात करते हैं दोस्तों बीजापुर कर्नाटक में। कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या स्थित है हमारा? बीजापुर कर्नाटक में ये हमारा स्थित है गोल गुंबज। 64 खंबा की बात करते हैं तो 64 खंबा हमारा राजस्थान भरतपुर में स्थित है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दोस्तों लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो है दार्शनिक लोग जो आते हैं यहाँ पर घूमने टहलने के लिए, जो लोग आते हैं सैर के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर 64 खंबे के लिए इसे ही क्यों देखने आते हैं? दोस्तों 64 खंबा में ऐसी क्या खास चीज़ है जो यहाँ पर ज़्यादा दर्शक लोग यहाँ पर आते हैं? तो दोस्तों यहाँ खास चीज़ इसमें ऐसी है कि 64 खंबा को कोई भी व्यक्ति गिन नहीं पाएगा। ऐसा लोगों का मानना है कि कोई भी गिन नहीं सकता है। आप गिनती करेंगे या तो तुमसे 1-2 ज़्यादा हो जाएंगे या आपसे 1-2 कम हो जाएंगे, लेकिन पूरे 84 आप नहीं गिन सकते। ऐसा दोस्तों वहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो 84 खंबा है इनको पूरा कोई काउंट नहीं कर पाया है। इसलिए दोस्तों ये दर्शकों के लिए आकर्षक स्थल सबसे ज़्यादा आकर्षक स्थल है 64 खंबा, राजस्थान में स्थित है, भरतपुर में। और हो भी सकता है, ऐसा कहा भी नहीं जा सकता है कि उन लोगों ने पता नहीं किस हिसाब से बनाया होगा। और अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु कितनी अवधि से अधिक की अनुमति नहीं है? तो दोस्तों 1 महीना जो है वाहन की जो है स्थायी पंजीकरण है तो 1 महीना से अधिक अवधि अनुमत नहीं है। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर भारत में ग्रामीण या शहरी रूप से वर्गीकृत किए जा सकते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक जो हैं ये ग्रामीण एवं शहरी रूप से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। और क्लास में आप सभी को क्लास कैसी लगी, इस जो है प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप सभी को क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो क्या करना है, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है। और आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए जो हमने प्रश्न दिया है कि जो है मटके में पानी गर्म क्यों नहीं होता है, ठंडा ही क्यों रहता है मिट्टी के पात्रों में, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक प्रश्न आप सभी को दिया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी अंत होती है। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे।